दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में हम पटवारी पटवारी परीक्षा 2019 के इसका विश्लेषण कर रहे हैं और ये पहला भाग है जिसमें हम हिंदी का विश्लेषण करेंगे, है ना। तो हम हिंदी में यहाँ पर आपको बता दें कि क्या क्या देखने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे जी अलंकार देखेंगे, है ना, वर्णमाला देखेंगे और आपका देखेंगे हम छंद देखेंगे, साथ ही साथ उपसर्ग देखेंगे, तद्भव शब्द देखेंगे, तत्सम तद्भव, अनेकार्थी शब्द देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे और वर्ण देखेंगे। वर्णों के साथ साथ हम इसमें देखेंगे सर्वनाम और वाक्य शुद्ध देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें संधि और ख़ास करके यण संधि को देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी इसमें का विषय होने वाला है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये एक ही वीडियो में आप इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और बता दूं कि ये पटवारी की ही नहीं बल्कि अभी जो होने वाले सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है और साथ ही साथ आपके सम परीक्षा, है ना, ज्येष्ठ सम परीक्षा और सहायक सम परीक्षा की जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि 100 नंबर का हिंदी आने वाला है। सब इंस्पेक्टर में भी मुख्य परीक्षा में 100 नंबर का रहेगा भाषा वाले पेपर में, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी है उसमें 200 नंबर का, तो 100 नंबर का उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और साथ ही साथ जितने भी व्यापम की परीक्षा हैं उसमें 10 से 15-20 नंबर तक के हिंदी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मिनिमम 10 नंबर के तो पूछे ही जाते हैं। पीएससी में भी आपका, मेंस में भी आपका टॉपिक है ना, विषय है हिंदी। प्री में भी आता है हिंदी। तो इस तरह से ये सभी परीक्षाओं के लिए आपका टेट हो गया, सीजी टेट, सी टेट, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है हिंदी, है ना। चलिए शुरू करते हैं पटवारी परीक्षा 2019 का भाग 1 हिंदी से। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार पूछा है जी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, तभी तो आप इसमें सही उत्तर बता पाएंगे कि कौन सा है ना। तो देखिए भ्रांतिमान अलंकार वह होता है जहाँ, पहले अलंकार समझते हैं जी। अलंकार तो पहली बता दूं मैं, शोभा बढ़ाता है क्या का, काव्य का। तो काव्य के शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, है ना, उसी को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार का सामान्य सा अर्थ होता है आभूषण जी। आभूषण यानी कि गहना, यानी सजाना एक तरह से। तो काव्य को जो सजाता है ना, वही अलंकार है। और ये बता दूं कि मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं ना। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और होता है जी उभयालंकार। उभयालंकार, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और बाकी सारे अलंकार, है ना, इसी के तहत आपके समाहित होते हैं जी, ठीक है। सभी जो अलंकार होते हैं, अलंकार तो आपको 50 तरह के अलंकार देखने को मिल जाएगा, लेकिन यही 3 जो अलंकार हैं उसी में सब चीज़ होता है। तो हम मुख्य मुख्य अलंकारों को देखेंगे। वैसे तो आपको सारे अलंकारों का लिस्ट यहाँ मिल जाएगा, लेकिन उसमें से मुख्य क्या, किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है, उसको ही समझना है। फिलहाल इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जी डी। उत्तर क्या होगा? डी। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। तो यहाँ पर पूछा भ्रांतिमान अलंकार। मैं बता दूं, भ्रांतिमान अलंकार जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए जी, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि पाए महावर दैन को, पाए महावर दैन को
नाई नी बैठी आई, यानी पाँव में महावर लगाने के लिए नाई जो है ना आई है, आकर बैठी है। अब देखिए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई। फिरी फिरी जानी महावरी, क्या बोला जा रहा है? फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई। तो देखिए, फिर के जा रही है बोल रहा है ना, यानी महावर एड़ी मिड़ती जाई। क्या बोल रहा है? एड़ी मिड़ती जाई, है ना। ये मिड़ती का क्या अर्थ होता है अब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पर कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर एक तरह से समानता है और भ्रम दिखाया जा रहा है, उपमेय का उपमान से भ्रम, ठीक है ना। महावर और एड़ी, ठीक है ना, ये दोनों उपमेय और उपमान है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति आ रही है ना। चलिए हम अलंकारों को देखते हैं, वहाँ से और स्पष्ट हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम पूरे अलंकार को हम पढ़ेंगे एक तरह से, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। आप अगर और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पॉज कर लेना और पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार क्या है, ठीक है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ बता दिया मैं, आभूषण होता है, ठीक है। और ये संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक जो हैं आचार्य दंडी, है ना, वही हैं। तो उनके अनुसार ये है। हिंदी कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं, भी याद रखना आपको। देखिए, अलंकार 3 प्रकार का बताया था मैं, शब्द, अर्थ और यहाँ पर पाश्चात्य अलंकार दिया, यही उभय अलंकार है, ठीक है। शब्द अलंकार मतलब शब्द पर आश्रित, और अर्थ पर आश्रित जो होता है अर्थ अलंकार, ठीक। अब यहाँ पर शब्द अलंकार दिया है, ए में क्या दिया है? शब्द अलंकार, ठीक। तो चलिए शब्द अलंकार को देखते हैं। शब्द अलंकार में सबसे पहले है जी आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में, एकदम सरल है ये। जैसे बंदम गुरुपद पदुम, है ना, बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये तुलसीकृत जो है ना रामचरितमानस का पद है, इसमें देखिए प का यहाँ पर पद में प है, पदुम में प है, तो प और प का हो रहा है आवृत्ति, यानी व्यंजन वर्णों का आवृत्ति हो रहा है। साथ ही साथ प के बाद द है, और इसमें भी द है, द और द का हो रहा है। यहाँ पर स है, यहाँ पर स है, यहाँ पर स है, स का हो रहा है। फिर यहाँ र है और यहाँ भी र है, तो र का भी क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। वर्णों की आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास हो गया, ठीक। अब ये देखिए, अनुप्रास के ही ये 3 भेद हैं जी, ठीक है। शिकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ठीक है। तो अनुप्रास में तो व्यंजन का वर्ण का आवृत्ति होता है। शिकानुप्रास में क्या होता है? अनेक व्यंजन का, है ना, बार बार आता है। जैसे इसी में आ रहा है अनेक व्यंजन, प आ रहा है, द आ रहा है, स आ रहा है, र आ रहा है। अनेक व्यंजनों की अनेक बार होता है, किसमें? वृत्यानुप्रास में। देखिए, क अल्लाह, क अल्लाह, क अल्लाह, है ना, कलावती, केलीवती, कालिंदज। तो क और ल का, यानी क और ल की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। स्वरूपतः या क्रमतः बोल रहा है, ठीक है ना। या तो स्वरूप, यानी जैसे कल लिखा है क और ल, कल उसका स्वरूप है। या फिर क्रमतः, लगातार हो रहा है क्रम से, क और ल हो रहा है ना। तो यह है वृत्तानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति। देखिए, लड़का यहाँ भी शब्द है, ल और लड़का यहाँ भी है, तो लड़का और लड़का का हो रहा है। लेकिन यहाँ लड़का है सामान्य लड़का, और यहाँ लड़का है रूप बुद्धिशील आदि गुण संपन्न। तो यहाँ पर अर्थ की पुनरावृत्ति हो रही, पुनरुक्ति हो रही, ठीक है। लाटानुप्रास समझ में आया। चलिए, उसके बाद है यमक।
क्या है, यमक। देखिए जिसमें जिसमें 1 स्टार लगा है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है, और जिसमें नहीं लगा है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो हम ऐसे जिसमें लगा है उसी को देखेंगे। यमक देखिए, शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग हो जी। देखिए अभी लाटन प्रास देखा था हमने, लड़का और लड़का, दोनों लड़का का मतलब लड़का ही था, ठीक है, भले ही थोड़ा सा अंतर है वो, लेकिन लड़का ही है उसका मतलब। सामान्य लड़का और बुद्धि वाला लड़का है, लेकिन लड़का ही है। लेकिन यहाँ यमक में क्या होगा, शब्द अलग अलग होंगे और उसके अर्थ भी अलग अलग। जैसे कि यहाँ देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाई, जान रहे हैं बिहारी जी की रचना है। लेकिन यहाँ कनक का अर्थ देखना है, कनक माने सोना और कनक माने धतूरा, दो अलग अलग मतलब है, ठीक। तो जहाँ अलग अलग मतलब होगा वह यमक अलंकार, ठीक। श्लेष अलंकार जी, देखिए श्लेष अलंकार तीसरा है, जब शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों। देखिए एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ, शब्द एक ही है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ है, ठीक है ना। 3 ठो पानी है जी यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, ठीक। यमक में शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग हो, कनक कनक एक ही साथ हुआ है, आवृत्ति हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 शब्द है, पानी, इसकी भी आवृत्ति हो रही है, लेकिन ये अलग अलग अर्थों पर यहाँ पर हो रहा है, यानी कि उसी में चिपका हुआ है जी, ठीक है। पानी ही कहा जा रहा है तीनों जगह, लेकिन तीनों जगह उसका अर्थ है ना अलग अलग है, भेद अलग है, ठीक। देखिए पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, तो मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, मानुष के लिए पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और चून यानी चूने के लिए पानी का अर्थ है जल, ठीक। मनुष्य के लिए क्या है, प्रतिष्ठा है, और मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, ठीक है। यहाँ पर पानी का मतलब पानी ही है जी, ठीक है। यहाँ पर यमक और श्लेष में थोड़ा सा आप अगर संदेह कर रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पानी का मतलब पानी ही है, बस इन शब्दों के कारण उसका अर्थ बदला है, ठीक है। इसमें कुछ शब्द आए हैं उसके कारण ये शब्द अर्थ बदला है। यहाँ पर देखिए कनक कनक ते सौगुनी में क्या बोल रहा है, सोना और धतूरा, ठीक है ना, उसका अर्थ ही दोनों का अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर इनका अर्थ अलग अलग नहीं है, बल्कि इन शब्दों के कारण इसका अर्थ यहाँ पर चेंज हुआ है। तो ये श्लेष अलंकार चिपका हुआ है, यहाँ कहने का यह मतलब है, पानी से है ना, पानी में वो अर्थ चिपका हुआ है जो कवि बताना चाहता है, ठीक। चलिए लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, क्या है यहाँ पर, वक्रोक्ति अलंकार, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ श्लेष के द्वारा वक्रोक्ति, ठीक है ना। देखिए श्लेष की तरह ही ये वक्रोक्ति होगा। यहाँ पर देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा हाथ कहाँ अपर है ना, यहाँ अपर की बात की, अपर, और उसने कहा अपर कैसा। तो जहांगीर ने दूसरे कबूतर के बारे में पूछने के लिए अपर दूसरा, ठीक है, नूरजहां ने अपर का बिना पर पंख, यानी बिना पर पंख वाला, बिना पंख वाला, अपर, अपर यानी बिना पंख वाला, ठीक है। प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ जहाँ पर समझ में आ रहा है वहाँ पर वक्रोक्ति, ठीक है। और इनको नहीं देखना है, बाकी को ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण के देखेंगे, ठीक है। शब्द अलंकार हो गए। अब इधर यहाँ से अर्थ अलंकार, क्या है, अर्थ अलंकार। उपमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, उपमा के 4 अंक। ठीक है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाएगी उपमेय है। ठीक। उपमान, जिससे उपमा दी जाए। समान धर्म, उपमेय उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण। सादृश्यवाचक, उपमेय उपमान की समता बताने वाला, सा, जैसा, ज्यों, सदृश, इस तरह से। ठीक है। ये चांद जैसे मुखड़ा बोलते हैं, चांद जैसा मुखड़ा। ठीक, चांद जैसा मुखड़ा। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमान क्या है, क्या क्या है। ठीक है। देखिए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जा रही, किसकी उपमा दी जा रही है, मुखड़ा की, मुखड़ा की उपमा दी जा रही है। जिससे, किससे, चांद से। ठीक है। चांद से, तो उपमान हो गया। समान, चांद सा मुखड़ा, सा। बोला जाए दोनों में क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ गुण क्या है। चांद है, वो मुखड़ा है ना। सुंदरता क्या है, दोनों में छुपा हुआ गुण सुंदरता। चांद सा मुखड़ा मतलब उज्जवल रंग, है ना। और सादृश्यवाचक सा, चांद सा। ठीक है, सा मुखड़ा। ठीक। तो इसको देखना है, समझना है। ये हो गया उपमान, उपमा। इसके बाद आपका देखिए, पूर्णोपमा है, लुप्तोपमा है इसमें। ठीक है। प्रतीप क्या है, देखिए, उपमा का उल्टा, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना। मुख सा चंद्र, यहाँ चांद सा मुख बोला जा रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, मुख सा चंद्र। ये देखिए इसमें दिया है, मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख उपमेय हो गया। ठीक है। और चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। समान धर्म है, सुंदरता दोनों में। सादृश्यवाचक शब्द है सा। ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, मुख चंद्र सा। ठीक है ना। समान धर्म सुंदरता का लोप हो गया यहाँ पर। ठीक है। इसमें उपमा लुप्त है, तो लुप्त उपमा है। ये आपका पूर्ण उपमा है, दोनों उपमा है। ठीक है। प्रतीप क्या है, उपमा का उल्टा। मुख सा चंद्र है, उपमेय है, उपमान है मुख, और चंद्र है उपमेय। ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है, ये उल्टा है। ठीक। मुख सा चंद्र है। चांद सा सुंदर है ना, मुख चांद सा सुंदर बोल रहे हैं, अरे तो मुख सा ही चंद्र बोल रहा है। ठीक। मुख सा चंद्र उल्टा हो गया। प्रतीप अलंकार, उपमेय उपमा, तो प्रतीप प्लस उपमा होता है। मुख सा चंद्र और चंद्र सा मुख। ठीक। एक साथ रहेंगे तो अनन्वय, एक ही वस्तु को उपमेय उपमान दोनों कहना। मुख, मुख ही सा है, और राम से राम, सिया सी सिया। राम जैसे राम है, सिया जैसे सिया है, मुख जैसा मुख है ना। एक ही वस्तु को उपमेय भी बता रहा है, उपमान भी बता रहा है। तो यहाँ पर अनन्वय है। संदेह अलंकार, उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है आपका। ठीक है। उपमेय में उपमान का संदेह हो रहा है, तो संदेह अलंकार। जैसे कि यह मुख है या चंद्र है, पता ही नहीं चल रहा है, जैसे संदेह हो रहा है वहाँ पर। ठीक है। उत्प्रेक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, उत्प्रेक्षा। ठीक है ना, आते ही रहता है यहाँ से प्रश्न। तो यह है आपका उपमेय में उपमान की संभावना। ठीक है। मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, उपमेय में उपमान का संभावना। मुख मानो, तो जहाँ जहाँ ये मानो, मनो, मनहु, जानो, जनो, जनहु, ये सब रहेगा, समझ जाना वहाँ उत्प्रेक्षा है जी, उत्प्रेक्षा है ना। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का आरोप, निषेध रहित आरोप लगाया जा रहा है। जैसे मुख चंद्र है, सीधा फोर्स के साथ बोल रहा है, मुख चंद्र है, रूपक
उसको रूप दे दिया जा रहा है, मुख चंद्र है बोल रहे सीधा। अपहुति, उपमेय में उपमान का आरोप निषेध सहित। यह मुख नहीं चंद्र है, निषेध भी है, मुख तो नहीं है, सीधा चंद्र है बोल दिया। मुख चंद्र है, यहाँ पर निषेध नहीं है तो रूपक है। और मुख नहीं चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है तो अपहृति अलंकार वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, अतिशयोक्ति तो जान रहे हैं आप, यह चंद्र है सीधा। ठीक, यहाँ पर तो मुख शब्द का यूज किया है, यहाँ तो सीधा चंद्र है, अतिशयोक्ति हो गया, सीमा से बाहर चला गया अतिशयोक्ति। जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी बहुत सारा अतिशयोक्ति का यूज किया, भी उसी का है। उल्लेख, अतिशयोक्ति माने समझ से भिन्न, एकदम अलग, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, लोग सीमा से बाहर, एकदम जादू वाली बात कहना, सीधी सी बात। ठीक है, तो उल्लेख अलंकार के विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन। उसके मुख कोई कमल कोई चंद्र कहता है ना, कोई मुख कहता है कोई कमल कहता है, तो उल्लेख किया जा रहा है ना वहाँ पर अलग अलग तरह से। ठीक है, अनेक प्रकार से वर्णन एक ही वस्तु। इसमें भ्रांतिमान, देखिए यही आपके यही प्रश्न में आया है पटवारी। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना। ठीक है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु, उपमेय व उपमान के सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, परंतु संदेह अलंकार में द्विधा, संदेह बनी रहती है। ठीक है, वस्तु को दूसरी वस्तु सीधा मान लिया जाता है, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार में मान लिया जाता है वस्तु, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है भ्रांतिमान में। और संदेह में क्या किया जा रहा है, वहाँ संदेह रहता है, एक वस्तु है कि नहीं है, ये है कि वो है कि नहीं। ठीक है, चलिए अभी समझेंगे। फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फुलियो देखी पलाश वन समूह समझी द्वागी। तो ये इनका उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा और भी ये सब अलंकार है, दृष्टांत अलंकार, आप लोग इसको देखना। ठीक है, व्यतिरेक है, इसको पढ़ लेना। देखो एक एक चीज़ नहीं पढ़ाते जाऊंगा, यहाँ पर आप लोग को पढ़ लेना है, थोड़ा समझ लेना है। समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार को पढ़ना है, साथ ही साथ आपको पढ़ना है अन्योक्ति, विरोधाभास, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास, मीठी लगे आख्यान लुंडाई, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, ये सबको पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक काव्यलिंग है, काव्यलिंग को पढ़ना है। यथा संख्य क्रम, इस अलंकार को भी देखना है। और आपको देखना है ये तीनों को देख लेना है। ठीक है, अर्थांतरन्यास अलंकार, लोकोक्ति और उदाहरण अलंकार। ठीक, तो इनको देख लेना इधर। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आधुनिक अलंकार भी है, इसको भी देखना है। मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना और विशेषण विपर्य, थोड़ा थोड़ा देख लेना। चलिए हम प्रश्न पर चल। देखिए अगला प्रश्न है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक, दोहा छंद की बात हो रही है, तो इसका उत्तर होगा ए, 13 11 13 11, यानी कि पहले और तीसरे चरण में होगा आपका 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में होगा आपको 11 मात्रा। चलिए इसको देखते हैं, दोहा छंद है ना।
देखिए छंद, ठीक है ना, छंद क्या है, यहाँ से दिया छंद क्या है, छंद है तो खुश करना, आह्लादित करना, ठीक है, एक तरह से उसको ये सब छंद के बारे में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। आह्लाद पैदा करना, खुशी पैदा करना, एक तरह से छंद होता है, ठीक। छंद के अंग देखिए, चरण, पद या पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, विराम, तुक, तो ये सब हैं आपके छंद के अंग। और छंद के अंग के बारे में यहाँ पर बहुत सारा पूरा वर्णन दिया है, आप लोग जरूर पढ़िए, जरूरी है उसको पढ़ना, है ना। मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ, है ना, इसको आप लोग पढ़ लेना है, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हम दोहा छंद को पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर छंद के बारे में सभी चीज़ दिया है। देखिए छंद का भेद दिया है यहाँ से, वाणिक छंद, मात्रिक छंद और शाब्दिक छंद। छंद के भेद हैं ये 3। और वाणिक छंद में आता है आपका सम छंद, अर्ध सम, विषम। मात्रिक छंद में आएगा सम, अर्ध सम, विषम, ठीक है, दोनों में आएगा। तो ये इधर मात्रा दिया है, साधारण दंडक, साधारण दंडक सम में होता है, ठीक। यहाँ से हम अब देखेंगे हम, ठीक है ना। प्रमुख वाणिक छंद दिया है यहाँ से, वाणिक छंद, मात्रिक छंद, देखिए वाणिक छंद है, मात्रिक छंद है। हमको पढ़ना था जी मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद में क्या है, यहाँ से देखिए मात्रिक छंद में क्या है जी, चौपाई और दोहा, ठीक। तो दोहा छंद आया है आपके क्वेश्चन में 13, 11, ठीक। प्रथम यानी कि पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, इसमें 13 रहेंगे। और ये दूसरा और चौथा है, दूसरा और चौथा, इसमें कितने रहेंगे, 11, ठीक। तो वैसा ही है, गिन सकते हैं। देखिए कैसे गिनते हैं, इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी, कैसे गिन रहे हैं देखिए, है ना, कैसे गिनना है सब चीज़ इसमें। सममात्रिक छंद में देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद कितना कितना मात्रा होता है, ठीक है। सोरठा, दोहा, उल्लाला, बरवै में कितने मात्रा होता है, सब चीज़ दिया है जी, पूरा इसको पढ़ना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये छंद का, ठीक। छंद हो गया। चलिए छंद के बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये प्रश्न है जी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, ठीक है ना। तो अ से अचेत बना, थाह में अ लग गया तो अथाह, बेर में अ लग गया अबेर, तो ये सभी क्या हैं, यही होगा आंसर, उपयुक्त सभी। चलिए उपसर्ग को देखेंगे अब। शब्द रचना देखिए, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, समास से होता है, ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग पर आते हैं सीधे हम, संस्कृत के उपसर्ग। आप लोग, मैं स्क्रॉल करूँगा, आप लोग पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ना अच्छे से। और जो जो याद नहीं होता है उसको नोट्स बनाना है, ठीक। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप बुक को फिर से पढ़ना पड़ता है, आपको जान रहे हैं आप लोग। और दोबारा बार बार उसी बुक को पढ़ेंगे तो बोरियत भी आता है, साथ ही साथ हम उन्हीं चीज़ों को फिर पढ़ते हैं जो हमको याद भी रहता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है रिवाइज में। देखिए संस्कृत के उपसर्ग में अ, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, निर, निस, नी, परा, परी, ये सब हैं।
उनसे संबंधित क्या क्या शब्द बने हैं और अर्थ क्या है उसको ज़रूर याद रखना। 2-3 बार पढ़ना याद हो जाएगा, ठीक है। समय की कमी की वजह से हम लोग उसको सारी चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप लोग पढ़ लेना। देखिए उपसर्ग यहाँ से है। हिंदी के उपसर्ग तो संस्कृत के थे, हिंदी के देखिए इसमें और भी कुछ है ना, सुसम विप्रति वगैरह। हिंदी के उपसर्ग यहाँ से हैं। देखिए अ से है ना, ये देखिए अथाह तो यहीं पर है आपका, तो अ से बन रहा है। अन से है, इसका अर्थ भी याद रखना जी। क से कु, दु, नी, औ, भर, सु, अध, उन, पर, बिन, ये सब इधर शब्द भी दिए हैं। कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ आप खुद बनाना, इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक। देखिए यहाँ पर अरबी फारसी के उपसर्ग दिए हैं, ये सब अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है जी, ठीक है। अल, इससे शब्द बनाइए ऐसा, अल दे देगा, और अल से आप नया शब्द बनाइए ऐसा दे देगा 2-3-4। कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बाबद, बर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर, ये हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है ना। क्या है? सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, तो ये हैं आपके अंग्रेजी के, ये सब उपसर्ग हो गए। अब संस्कृत जो है ना, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं ना, उनको भी देख लेते। अधः, अतः, अंतः, अचिर, पुनर्, बहिर, सत, पुरा, सम, सह, ये सब संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह यूज होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया आपका उपसर्ग, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द हैं? तद्भव, द्भव माने क्या होता है? तद्भव माने उद्भव, यानी कि उत्पन्न हुआ। किससे? संस्कृत से उद्भव हुआ, ठीक है ना, उत्पन्न हुआ। संस्कृत से उत्पन्न हुआ है तो सामान्य भाषा का होगा। और सामान्य कहने का मतलब है मेरा हिंदी, सामान्य हिंदी भाषा, ठीक है ना, आम भाषा, आम बोलचाल में हम लोग जिसको यूज करते हैं। और ज़्यादातर जो पुस्तकों में छपा हुआ होता है ना, खास करके हिंदी बुक्स में, ज़्यादा मात्रा वाले, रारेफ वाले, अह की मात्रा वाले, है ना, तो वो सब शब्द होंगे तो तत्सम होंगे, ठीक है। तद्भव मतलब ज़्यादा मात्रा नहीं होगा, आराम से बोल पाते हैं हम लोग जिसको, जैसे कि घर, घर को हम बोल पाते हैं आराम से, तो तत्सम है, सॉरी तद्भव है। घर क्या है? तद्भव है। और उसी का तत्सम क्या होगा? गृह। गृह में मात्रा देखो, री का मात्रा आ गया, तो जहाँ जहाँ क्र, री का मात्रा, ऊपर वाला रा का मात्रा, आह की मात्रा, इस तरह का भारी भरकम जहाँ मात्रा रहेगा वहाँ तत्सम होगा, और जहाँ सामान्य रहेगा, घर हो गया जैसे, तो वहाँ पर ये होगा, ठीक है, तद्भव होगा। तो यहाँ देखिए वंश, बाग, टीस और पंख, तो इसमें से क्या लगता है आपको कौन सा होगा तद्भव? होता है तद्भव शब्द बोल रहे हैं ना, तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो तद्भव देखिए, अब अगर मात्रा की बात करें तो वहाँ 2 ठो है, वंश में अंक की मात्रा है और पंख में भी है। बाघ और टीस को तो एक बार आप समझ सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये तत्सम, ठीक है ना, ये सब तत्सम है जी। बाग, बाग का बगीचा होता है, आपको पता है। देखिए यहाँ मात्रा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना आपको। बाग, बाग क्या है? बाग का हम बगीचा बोलते हैं ना, बगीचा तो होगा तद्भव, बाग तो क्या है? तद्भव है। टीस भी है, क्या है? तत्सम शब्द, वंश देखिए, और पंख, पंख क्या है? तद्भव है जी, पंख क्या है? तद्भव, ठीक है ना। पंख के लिए हम क्या यूज करते हैं? पर बोलते हैं ना, ठीक है।
तत्सम में पर और इसका पंख, ठीक। वंश का तत्सम क्या होगा, क्या होगा वंश का, बताना मुझे वंश का क्या होगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम तद्भव तत्सम देखते हैं। देखिए यहाँ से तत्सम तद्भव का पूरा लिस्ट दिया गया है आपको, ठीक है ना। आप लोग, मैं एकदम आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है, मैं एक एक नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पर पूरा अ से लेकर सुराज्ञा तक पूरा दिया है, देखिए आप पढ़ते जाइएगा, है ना। याद करना है याद कीजिए, पढ़ना है फिर पढ़िए, जो करना हो कीजिए, लेकिन इसको पूरा याद करना ही पड़ेगा। और याद क्या, समझना पड़ेगा आपको, है ना। बहुत आसान है जी। देखिए थोड़ा सा हमें जो लिखावट वाला भाषा है ना, लिखते हैं ज़्यादातर, संस्कृत के समान ही शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखिए अश्रु है, क्या है अश्रु, और तद्भव क्या है उसका, आंसू है। साधारण, एकदम साधारण बात है, जो आपको याद नहीं होगा उसी को लिखना है, ठीक है ना। जैसे कच्छप है जी, उसका कछुआ होता है, ठीक है। कैवर्त का केवट होता है, जैसे जाति लिखते हैं ना, केवर्त भी लिखते हैं, कई लोग केवट भी लिखते हैं। तो बोलने में कौन सा आसान है, केवट आसान है। तो जो बोलने में आसान होता है वो तद्भव होता है जी, और थोड़ा सा मुश्किल होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे कोण, गणित में हिंदी में जब लिखते हैं हम तो कोण लिखते हैं, कोण ज़्यादातर, और लेकिन उसका तद्भव क्या है, कोना है। उसी तरह ये सब है, आप सबको पढ़ना है, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जहाँ पर रुकता हूँ वहाँ पर आप पॉज कर लेना, और पॉज कर करके इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो एकदम आसान लगेगा उसको मत लिखना, और जो थोड़ा कठिन लगेगा उसको नोट्स बनाना है, ठीक। ये सारे के सारे क्या है जी, तत्सम और तद्भव है, ठीक। देख रहे हैं, ये अलावा सब तक है, ह तक है, ह तक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चारों विकल्पों में शब्द प्रथम शब्द के बाद तीन अन्य शब्द हैं, ठीक है ना। प्रथम शब्द के बाद तीन अन्य शब्द हैं, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प चुनना है, ठीक है। सही विकल्प चुनना है जी, ठीक है ना। देखिए काम, काम का क्या होता है, प्रयोजन, गेहूँ, इच्छा होता है क्या, प्रयोजन तो होता है पक्का है, काम का इच्छा भी होता है, लेकिन गेहूँ थोड़ा सा संदेह। चलिए देखते हैं, नाग का पर्वत, पेड़ और सांप, ये है ना, सही क्रम चुनना है, तो ये सही है फिलहाल, ये तो सही है। द्विज का चंद्रमा, स्थिर और दांत होता है क्या, वर्ण का रंग, प्रिय और अक्षर होता है क्या। तो देखिए जी यहाँ पर ये वर्ण का भी सही होगा आई थिंक। ये प्रश्न ना, इसको विलोपित किया गया था जी, ठीक है ना, स्टार लगा है, विलोपित किया गया था इस प्रश्न को। चलिए देखते हैं इसका सही क्या है ना। नाग, द्विज, वर्ण, हम क्या देखेंगे सीधा, हम देखेंगे जी अनेकार्थी शब्द। देखिए नाथ, नाथ मतलब क्या होता है, बैल की नाक की रस्सी को नाथ बोलते हैं, ठीक। नाथ माने स्वामी भी होता है, मालिक होता है, जान रहे हैं आप। हरकत का देखिए, गति भी होता है, चेष्टा भी होता है, नटखटपन। तो इस तरह से ये सबको याद रखना है जी। गुरु का गो का अंशु, है ना, अली, ये सब मतलब होता है। अली का कुत्ता भी होता है, बिच्छू भी होता है, कौवा, कोयल, भौरा सब होता है। अंबर का देखिए, अंबर का आकाश सुना होगा आपने, वस्त्र सुना होगा, कपास सुना है क्या, देखिए एक इत्र सुना है क्या, है ना, अमृत सुने हो क्या अंबर का। कनक का देखिए, कनक का सोना तो जान रहे हैं हम, धतूरा भी जान रहे हैं, कनक का, है ना। अब गेहूँ जान रहे थे क्या, कनक का नहीं जान रहे थे। देखिए कर, कर का देखिए हाथ है, हाथी का सूंड है। सूर्य या चंद्र की किरण को भी कर बोलते हैं। पत्थर है, ओला है, मालगुजर, युक्ति, टैक्स सब है जी कर का। चंचला का देखिए क्या क्या है ना, चंचला, द्विज देखिए, द्विज आया है,
द्विज का देखिए क्या क्या है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है, दांत है, पक्षी दांत आया था ना वहाँ पर, तो इसलिए उसको नग नग भी आया, पर्वत, पेड़, सूर्य, सांप, नगीना, नाग आया, पर्वत, सांप, हाथी, वारल। ठीक है। वर्ण का देखिए रंग, जाति भेद, प्रकार, रूप, अक्षर भी होता है जी वर्ण का। काम का, कार्य, पेशा, धंधा, ये सब देखना। पंचानन है ना, कुंजर का, व्याल का, मधु का, निशाचर का, अर्क का, अज, अम्बुज, अब्ज, अहि, अमृत, उर्मी, जलज, तुरंग, पय, पतंग, सारंग। सारंग का बहुत सारा होता है, देखिए सारंग का। ठीक है, क्या क्या याद रहेगा आदमी को, सारंग। सोम का भी वैसे बहुत सारा है, हंस का है, और कंज, तो ये सब याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची है? कंज शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, तो कौन सा है जी कंज शब्द का पर्यायवाची? अमृत, ब्रह्मा, कमल, मदिरा। इसको भी विलोपित किया गया था जी कंज शब्द के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्यों किया गया था। देखिए इसे कंज में जो है, कंज का मतलब होता है अमृत। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, अमृत होता है, ब्रह्मा होता है, कमल होता है, कंज। मदिरा तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन तो यही लिया जाना था, लेकिन है ना, मदिरा ही होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या है। देखिए यहाँ सारे पर्यायवाची शब्द दिए हैं, आप लोग एक एक करके पॉज कर लेना और पढ़ना। ठीक है ना, सारे जो पर्यायवाची हैं, सारे पर्यायवाची, सारे सारे पूरा सब के सब पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हैं। ठीक है ना, कुछ भी बाकी नहीं है, सारे पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे यहाँ पर। पॉज कर लेना और पढ़ लेना। ठीक, पूरा पर्यायवाची शब्द देखिए, ह तक है ना, अ से लेकर ह तक सारे पर्यायवाची। ठीक, चलिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अगले प्रश्न है, वर्णों के भेद पूछा है, तो इसका आंसर होगा 2 भेद होता है। ठीक, वर्ण है ना, वर्णमाला को, चलिए यहाँ पर पूरा वर्णमाला का चैप्टर यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है, पूरा पढ़ना है इसको। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लेना। स्वर और व्यंजन है ना, पूरा दिया है एक एक चीज, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। ये जो चित्र दिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, और इसको देख कर ही आपको अनुमान लगाना है कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना, यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह जो शब्द है ना, कहाँ पर है जी, है यह भी, यह, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है ना, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप थोड़ा भी सर्वनाम के बारे में जानते हैं तो इसको आप बना सकते हैं। इसका उत्तर होगा बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे हम यह वह कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी के ओर इशारा कर रहे हैं, माने यही वही, इस तरह। यहाँ से सर्वनाम है, देखिए सर्वनाम है, पूरा परिभाषा, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक है ना सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक में यह मेरी पुस्तक, वह उनकी इमेज है, ये मेरे हथियार, वे तुम्हारे आदमी, इस तरह से होता है निश्चयवाचक, है ना। फिर संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम, सभी सर्वनाम के बारे में दिया है यहाँ पर, एक नज़र में भी दे दिया उसको, तो सभी सर्वनाम को आपको पढ़ना है। ठीक,
अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है। सही है जी। शुद्ध वाक्य कहने का मतलब, वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था पढ़ाता था, पढ़ता था पढ़ाता था। सही है। तुम्हारे पिताजी को आने दो तो तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। ये भी सही है। उपयोग तो सभी सही है जी, सब के सब सही है। ठीक। और अगला प्रश्न है आपका, यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा है जी, यण संधि। यण यानी कि स्वर से स्वर मिलकर, सॉरी हाँ, स्वर से स्वर मिलकर क्या होता है, व्यंजन बदल जाता है। ठीक है ना। ये देखिए, मनु अंतर उ और उ प्लस अ, उ प्लस अ मिलता है तो क्या बन जाता है, हुआ 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 बन जाता है। हुआ हुआ, वन का वा बन जाता है, यहाँ पर बना है हुआ। ठीक है। मनवंतर। तो ये है आपका यण संधि। तो ये इतना था। ठीक है। ये 30वां प्रश्न है, मतलब ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए और आपको पूरा विश्लेषण दिया गया है, साथ ही साथ बहुत सारे कंटेंट भी सभी को आपको पढ़ना है। चलिए कुछ और चीज़ है, देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य शुद्ध के संबंध में और संधि के संबंध में। देखिए यहाँ पर दिया है, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है लेकिन ध्यान देना। बड़े बड़े संकट देखिए पहला में है, तो ये जो लाल कलर में ब्रैकेट में है वही उसका आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर बड़े बड़े संकट दिया है, बड़े बड़े संकट नहीं, बड़ी बड़ी बाधाएं होंगी वहाँ पर। सीता ने गीता की 2-4 लड़ियाँ गाई। गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, तो गीत की लड़ियाँ नहीं होती, मोती की लड़ियाँ होती है। गीत की क्या होती है, कड़ियाँ। तो इस तरह से ये संज्ञा संबंधी सब अशुद्धियाँ हैं, उसको आप पढ़ना। इधर संज्ञा संबंधी दिया है ना, पहले में संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, फिर दिया है आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, है ना, पदक्रम संबंधी, द्विराक्तु पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, सभी तरह की अशुद्धियाँ दी हैं। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धियाँ, ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। इतने में सारा आपका काम हो जाएगा। यण संधि देखिए, यण संधि, यण संधि में स्वर से स्वर मिलता है तो क्या हो जाता है, वो व, री और र, ये बदल जाता है। ठीक है। ये देखिए, ई और अ मिलता है, यह बनता है ई या, ई उ यू, ई उ यू, ई ए ये, ई आ या। उसी तरह ई ए ये, इस तरह से उ व। ये देखिए, ये आया था आपका उ व, अनु अनु, है ना। मनवंतर दिया था, मनु अंतर, उ और अ था, हुआ बन गया वो। ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए धन्यवाद। और अगला भाग 2 लेकर आएंगे हम, सामान्य अंग्रेजी का, है ना, तैयार रहिएगा। इसी तरह हम उसमें भी सारा कंटेंट लेकर आएंगे ताकि आपको और अलग से विषय पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक। धन्यवाद।